सकते हैं, उन भावों की कैलकुलेशन के आधार पर ही हम बता पाते हैं कि हमें क्या क्या देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पहला भाव हो गया, इसके बाद दूसरा भाव हो गया, फिर चौथा भाव हो गया, फिर सप्तम भाव हो गया। अब इसके बाद बात आती है कारक ग्रह की। तो वैवाहिक जीवन का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। तो हमें शुक्र और शुक्र की स्थिति देखनी है। इसके बाद शुक्र से अगले भाव की स्थिति देखनी है, शुक्र के ठीक सामने सप्तम भाव की स्थिति देखनी है, और शुक्र से दशम की स्थिति देखनी है। इन सभी का आकलन या कैलकुलेशन करने के बाद में तब हम बता सकते हैं कि वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा या क्या क्या समस्याएं होंगी, तो किस आधार पर होंगी। ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि हमने पहले भाव की यदि बात की, तो पहले भाव से हम जो जनरली हमने पढ़ा है कि मान सम्मान और स्वास्थ्य वगैरह इन सब का विचार करते हैं, इसके अलावा भी एक चीज का विचार करते हैं, वो होता है दूसरों के अपमान करने की प्रवृत्ति या दूसरों से अपमान सहने की प्रवृत्ति। दो चीजें होती हैं। तो यहां पर हम पहले भाव के बारे में वो बात करेंगे। सेकंड हाउस से हम बात करते हैं। जनरली सेकंड हाउस के जो कारकत होते हैं धन कुटुंब वाणी ये होता है, इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं, आभूषण वगैरह ज्वेलरीज वगैरह ये भी उससे देखते हैं, परिवार की स्थिति देखते हैं। लेकिन चूंकि हम वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, तो हम इन जो भावों का भी डिस्कशन हुआ है उसमें से सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लेंगे जो वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो दूसरे भाव से हम क्या लेंगे, वाणी की वाणी। कोमलता या कठोरता, क्योंकि ये हम्म। एक किसी भी वैवाहिक जीवन पर बहुत अच्छा या खराब प्रभाव डाल सकती है। इसके बाद आता है हमारा चौथा भाव। चौथे भाव से हम यहाँ पर क्या विचार करेंगे, मानसिक शांति, मन की स्थिति, पारिवारिक माहौल या वैवाहिक जीवन पर माता का प्रभाव, क्योंकि चौथे से हम माँ का भी आकलन करते हैं, माँ को भी देखते हैं इसीलिए। और सप्तम भाव तो है ही जीवन साथी का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद बात आती है वीनस की। तो वीनस की स्थिति हमें देखनी है कि वो किस स्थिति में बैठा है और कहां पर बैठा है। अब बात आते हैं वीनस से सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस हमें क्या बताता है, फॉर एग्जाम्पल शुक्र वैवाहिक जीवन को दिखाता है, तो काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार या कारक के अनुसार उससे अगला भाव उस वैवाहिक जीवन की गृहस्थी को दर्शाता है। तो शुक्र से चूंकि हम जीवन साथी का विचार करते हैं, तो उससे अगला भाव ससुराल पक्ष हो गया। हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मोनिका जी फिर मैं यहाँ पर आपको हाँ याद हाँ। दिलाना चाहूंगा कि वो वाली जो पत्रिका थी, शायद आपको याद हो, मेष लग्न की, उसमें शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ था और सप्तम भाव में सूर्य नीच का था। ऐसा ही था, हाँ। सूर्य नीच का था। मैंने इसी शुक्र के आधार पर बताया था कि शुक्र से अगले भाव में सूर्य नीच का है। सूर्य किसका होता है, सम्मान का कारक होता है, जो नीच का बैठा हुआ है, अर्थात शुक्र से दूसरे भाव में। इसका मतलब जीवन साथी के जो ससुराल पक्ष है, मतलब जीवन साथी का मायका पक्ष जो घर है, वहां पर किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐसा काम किया होगा जिससे वहां पर सम्मान की हानि होने के योग दिखाता है। वो मैंने उस आधार पर बताया था आपको। चूंकि वहां पर शुक्र शनि से भी पीड़ित था, क्योंकि शनि लग्न में बैठा हुआ था नीच का। शुक्र सॉरी सूर्य सप्तम भाव में बैठकर शनि से पीड़ित था। तो काफी सारे कॉम्बिनेशंस देखने के बाद में ही मैंने कहा था, तो ये वहां पर पॉइंट लगा था। अब बात करते हैं शुक्र से चौथा भाव। तो सेम यहाँ पर चौथा भाव, जैसे हमने लग्न पत्रिका के चौथे भाव की बात करी, शुक्र से चौथा भाव भी मानसिक स्थिति और मन की स्थिति को दर्शाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि शुक्र से सप्तम भाव। तो शुक्र से सप्तम भाव आपकी बेडरूम लाइफ या आपके जीवन साथी के साथ में कैसे संबंध है वह दिखाता है। इसके बाद दसवां सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भावात भावम के अनुसार बनाया गया नियम है कि दसवें भाव से अगर हम शुक्र से दसवां लेते हैं, तो दसवें से शुक्र चौथे होगा। अगर हम किसी भी पत्रिका में शुक्र हम्म। जहां पर बैठा है तो वहां से 10 भाव गिनेंगे, तो उस 10वें भाव से शुक्र चौथा होगा। तो इसका मतलब 10वें से 10वां और चौथे से चौथा,
ये संतुलन वो दर्शाता है, क्योंकि दोनों भाव की दूरी एक दूसरे से बराबर है और समान है। वो 10वें से 10वां है, ये चौथे से चौथा है। तो वैवाहिक जीवन और व्यापारिक जो लाइफ होती है, बिजनेस लाइफ, उसमें आपका कितना अच्छा तालमेल है कि उसकी वजह से तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आ रही। तो उसके आधार पर हम इसमें बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था कि मेष लग्न की पत्रिका है, एक जातिका की पत्रिका है, जन्म स्थान है दिल्ली का। तो इस वाले में हम सिर्फ पहले वाले भाव का ही एनालिसिस करेंगे। तो पहला भाव में अगर हम देखें तो सिंह लग्न की पत्रिका है, और सूर्य सप्तम में बैठ करके अपने ही लग्न को देख रहा है। अगर लग्न के हम गौर करें तो लग्न जो है वो मघा नक्षत्र में है, उदय हुआ है, और सूर्य भी यहाँ पर राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो जैसा कि क्लास में आप हम सभी ने पढ़ा है खैर, कि मघा नक्षत्र के क्या ट्रेट होते हैं, कोई बताएगा, याद दिलाएगा? मघा। नहीं यार, जैसा कि मघा क्लास केतु में का है ना नक्षत्र? हाँ, मघा केतु का है, और मघा जो नक्षत्र होता है सिंहासन के लिए वो वो सिंह, राशि के वो सिंहासन का प्रतीक सिंघा होता है। हाँ, हाँ, सिंहासन सिंहासन का। को दिखाता सिंहासन है। का राइट। प्रतीक होता है। अब चूंकि ये सिंह लग्न की पत्रिका है, और लग्न सिंहासन वाले नक्षत्र में ही है, चूंकि ये एक क्रूर ग्रह है। सूर्य के बारे में हम जानते हैं, सिंह लग्न में एक वंचर राशि होती है, अकेला रहना पसंद करता है, एक राजा की तरह ट्रेट होते हैं, सिर्फ ऑर्डर चलाने की प्रवृत्ति होती है। जी 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 जी, बोलिए मोनिका जी। हाँ, मघा नक्षत्र में है तो राजा की तरह व्यवहार है। और अगर ये आ जाता वंचर, यानी कि इसे खुद के नक्षत्र में आता, तो हम्म, यहाँ पर वंचर वाला वो आपको पॉइंट लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें हाँ। यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशंस लेने हैं कि सूर्य यहाँ पर एक तो फायरी प्लेनेट है, और लग्न भाव जो है मघा नक्षत्र में है, जो कभी किसी की नहीं सुनता, सिंहासन से नहीं उतरना हम्म। चाहता। दैट मीन्स उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सही हूँ, और जो मैंने कह दिया दैट इज फाइनल। इसके बाद में लग्न भाव पर हम देखें तो शनि यहाँ पर अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को भी देख रहा है। अब चूंकि मरकरी यहाँ पर सूर्य के साथ में बिल्कुल क्लोज डिग्री पर ग्रह युद्ध की स्थिति में बैठा हुआ है, तो मरकरी भी यहाँ क्रूरता वाले ही रिजल्ट देगा। मरकरी यहाँ शुभ परिणाम नहीं देगा, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हुए भी। क्यों? क्योंकि बुध के बारे में शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि बुध यदि अकेला हो तो वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है। यदि शुभ ग्रहों के साथ हो तो भी शुभ परिणाम देगा, लेकिन क्योंकि यदि वो क्रूर ग्रहों के साथ है तो वो क्रूरता वाले परिणाम देगा। उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बुध बच्चे का कारक होता है। बुध को बाल प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। तो बच्चों की ये क्या कहें, बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसके साथ रहते हैं वो वैसा बिहेवियर करने लगते हैं। तो इस वजह से बुध भी यहाँ क्रूरता वाले परिणाम देगा। अगर हम चंद्र पत्रिका से भी देखें तो लग्नेश यहाँ पर एक क्रूर ग्रह बनता है, और भाव चलित के अनुसार भी चलें तो राहु यहाँ से नवम भाव में आ जाएगा, और उसके बाद में पंचम लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा। तो उस हिसाब से लग्न लग्नेश यहाँ पर बहुत ही क्रूर है, जिसकी वजह से जातिका के स्वभाव में एग्रेशन आएगा, एरोगेंस आएगा, अहंकार की प्रवृत्ति आएगी, ना सुनने की प्रवृत्ति होगी, किसी की ना सुनने वाली। तो अगर इस बिल्कुल सही। जातिका के व्यवहार की बात करूं तो हाँ, इस जातिका की यही प्रवृत्ति है, ये कभी किसी का सुनना पसंद नहीं करती है। इसने जो कह दिया वो फाइनल है, अदरवाइज मतलब ही नहीं होता कि कोई इससे कुछ काम करा ले। ठीक है। ओके। गुड। राइट। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल आ रही है। शायद किसी हाँ, ने आ रही है। आ रही है, आ अच्छा, रही है। हाँ। अब बात करते हैं हम सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस से चूंकि हमें बात करनी है वाणी की कठोरता या कोमलता, तो अगर पहले भाव के हिसाब से जो हमने अभी तक एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग हम चलें, तो कहीं ना कहीं
एक भाव के आधार पर हमें ये पत्रिका मैरिज मटेरियल तो नहीं लगती किसी आधार पर। क्यों? क्योंकि व्यवहार में झुकने या दबने की प्रवृत्ति नहीं दिखती इस पत्रिका में व्यवहार के अकॉर्डिंग। अब राइट। बात करते हैं, क्या वाणी भी ऐसी है, बोलचाल का तरीका भी ऐसा है? तो अगर हम देखें तो किसी भी पत्रिका को देखने के लिए या किसी भाव का आकलन करने के लिए तीन चीज देखी जाती है: भाव, भावेश और कारक। इसी के आधार पर हम आकलन करते हैं। सेकेंडरी होता है कि उनकी किस पर दृष्टि पड़ रही है, या उन्हें कौन देख रहा है, या उस ग्रह में और कौन बैठे हुए हैं। तो यहाँ अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर 6 नंबर राशि आई, जो कि काल पुरुष की छठी राशि होती है, जो कि मरकरी। लड़ाई झगड़े और संघर्ष की राशि होती है। यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल काल सही है। पुरुष की छठी राशि की वजह से, जिसमें केतु राहु केतु के एक्सिस में है, हालांकि एक शुभ ग्रह बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन वो शुभ ग्रह खुद गुरु चांडाल योग से पीड़ित है। अब यदि इसके अधिपति की बात करें तो वह बना बुध। बुध जो कि खुद सूर्य से अस्त है, एक क्रूर ग्रह के साथ है। और भाव चलित के अनुसार चलें तो उस पर एक शनि क्रूर ग्रह की भी दृष्टि आ रही है। जी 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 जी। हाँ बोलो। हाँ तो मुझे पूछना था पुष्पेंद्र जी, जैसे भाव चलित को भी तो आपने कंसीडर करना था ना, राहु केतु तो जगह चेंज कर रहे हैं ना शायद अपनी। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ तो अभी आप इसमें फिर राहु आया था क्या, मतलब भाव चलित में, मतलब राहु की देखो दशा भाव चल रही भा, है शोभा, क्या। भाव अगर हाँ जी हाँ जी बोलिए। राहु केतु चेंज भी करेंगे, हम्म। 19 डिग्री ये आवाज नहीं आ रही उल्टा मैम आ मुझे। रही। अच्छा अच्छा, उल्टा, मेरी आवाज अच्छा नहीं आ रही 11 में क्या? आ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल वो आपकी बीच से आवाज कट आ जा रही रहा है। है। मैं ये कहना हाँ चाहूंगा हाँ। कि भाव चलित में भले ही कोई भी ग्रह भाव बदल ले, लेकिन उसका प्रभाव कम नहीं होता है। प्रभाव वो तब भी बिल्कुल। दोनों ही भावों पर डालेगा। ऐसा नहीं है कि राहु यहाँ से, नो डाउट, अच्छा। राहु भाव चलित के ओके अनुसार यहाँ ओके। से पंचम में चला जाएगा, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि राहु केतु के एक्सिस से दूसरा भाव हट गया। उस पर उसका प्रभाव जरूर आएगा। ओके तो ओके। यहाँ पर यदि हम देखें तो दूसरे भाव की तो हमने स्थिति देखी कि क्रूर ग्रहों से पीड़ित है। केतु जैसा ग्रह बैठा हुआ है राहु केतु के एक्सिस में। अगर भाव आधिपति की बात करें तो वो भी एक क्रूर ग्रह के नक्षत्र, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ, जो कि पूर्ण रूप से अस्त है, जिस पर एक शनि की भी दृष्टि है। अब यदि हम कारक की बात करें तो कारक इस पत्रिका में जो बनता है, या किसी भी पत्रिका में, वाणी का कारक होता है बुध। ठीक है। तो वाणी बोलचाल, इसका कारक जो बुध होता है वो भी पीड़ित है, क्योंकि भाव हम्म। आधिपति और बुध सेम ही ग्रह हुआ, तो वो भी पीड़ित है। अब पीड़ित है क्रूर ग्रहों से, तो इसकी वाणी में क्रूरता की संभावनाएं ज्यादा होंगी। मतलब किसी भी बात को कहने के लिए भाई, एक तो क्रूर लग्न हो गया, उसमें भी क्रूर वाणी हो गई। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर ये जातिका का जो एक तरीके से मैरिड लाइफ के बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ, इसकी बोलचाल और भाषा की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आई होंगी। हालांकि मैं इसके बाद में बताऊंगा कि इनकी वैवाहिक जीवन कैसा रहा और क्या रहा, क्या क्या समस्याएं आई। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ भी है कि क्रूर ग्रह है और राहु केतु की दृष्टि भी है। तो मतलब ऐसे जातक को कोई टोक दे या कुछ कह दे तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि एक तो लग्न, अग्नि तत्व लग्न, और उस पर भी ऐसी वाणी, तो मतलब ही नहीं बनता। अब यदि हाँ। चौथे, और जी अब जी, वो वायु के साथ जुड़ी हुई हो, क्योंकि ग्रह जो है अग्नि तत्व वायु ग्रह है जो कि बढ़ाता है गुस्से को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सूर्य वैसे भी एक धधकती हुई अग्नि है, एक बार अगर क्रोध आ जाए तो वो शांत नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जातक को जब क्रोध आता है तो वो अगला पिछला नहीं देखता, वो सब बराबर कर देता है सुनाने के रूप में। बात है। अब इसके चौथे भाव की यदि हम बात करें तो चौथे भाव में आप देखेंगे कि एक क्रूर ग्रह की राशि आई, जो कि मंगल की है, वृश्चिक है। और चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है,
वैसे ही चौथे भाव में शनि अच्छा नहीं माना जाता, विरक्ति का कारक है, दुख का कारक है, विषाद का कारक है। तो शनि के गुण धर्मों के अनुसार शनि जहां पर भी बैठेगा वहां समस्याएं ही देगा। तो चौथे भाव से अगर हम इसकी मानसिक मन की स्थिति की बात करें तो वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उस पर भी एक क्रूर ग्रह मंगल की हम्म, दृष्टि है, मंगल अपने ही भाव को देख रहा है, क्योंकि एक बहुत ही क्रूर ग्रह है। तो ठीक। परिवार में, घर परिवार में कहीं ना कहीं, चूंकि मंगल ऊर्जा का और लड़ाई का कारक होता है, और मंगल शनि जहां भी एक साथ बैठ जाए वहां लड़ाई तो होनी होनी है। तो इस वजह से भी घर का माहौल खराब रहेगा। अब एक मैं आपको योग बताता हूं यहाँ पर, शायद आपने सुना होगा, कपट योग और निष्कपट योग। सुना है इसके बारे में? नहीं। नहीं सुना। कपट योग वो होता मैंने भी नहीं सुना। है जो मन में छुपा करके रखा जाता है, और निष्कपट योग वो होता है जो जिसके लिए आप मन में कुछ भी छुपा करके न रखें, जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से है, वो होता है निष्कपट योग। ये योग बनता है चौथे भाव से। क्यों? क्योंकि चौथा भाव हमारे मन का भाव होता है, हमारी मानसिक स्थिति का भाव होता है। तो अर्थात निष्कपट मतलब जिसके मन में कोई भी भेदभाव ना हो। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये शुभ ग्रहों से बनता है। तो अगर चौथे भाव में किसी की भी पत्रिका में बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह हो, तो ऐसे जातक के मन में कपट नहीं होता। वो जैसा अंदर से होता है वैसा ही लगभग बाहर से होता है। लेकिन यदि क्रूर ग्रह वहां पर हो तो वो निष्कपट योग, कपट योग बनाते हैं, अर्थात छुपाव रखते हैं ओके। मन में। तो यहां पर यदि हम देखें तो दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, और ये उसी वीडियो में जो बताया गया है, समझाया गया है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं बस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पत्रिका में एक कपट योग का भी निर्माण हुआ, जिसकी वजह से इनके परिवार में समस्याएं आई होंगी। ठीक है। तो अब अगर हम अगले उसकी बात करें, तो यहाँ पर ये चौथे भाव के बारे में मैंने लिखा था कि क्रूर ग्रह है, राहु की दृष्टि है, कपट योग भी बन रहा है, लड़ाई झगड़े अशांति वाला घर का माहौल रह सकता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों हैं। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे जी कि जी। मंगल तो इसके लिए योग कारक है ना, सिंह लगन के लिए, तो कुछ भी ठीक नहीं करेगा उसके लिए, पॉजिटिविटी नहीं देगा फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को योग कारक भी है ना, पॉजिटिविटी ए देगा, और बिल्कुल बी सही और बात ए है। है ना। बिल्कुल हम्म। सही बात है। अगर मैं आप ही से पूछूं कि मेष लग्न की पत्रिका हो और लग्नेश मंगल लग्न में ही बैठा हो, तो क्या जातक के अंदर लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति नहीं होगी? वो तो योग हाँ, कारक है। थोड़ा एग्रेशन तो होगा, वो तो थोड़ा नहीं, बहुत होगा। प्लेनेट का इफेक्ट आता है। हाँ हाँ, कारक तो तो आएंगे। सेम यहाँ पर भी, अच्छा। भाई एनर्जी, मंगल क्या है? मंगल एक ऊर्जा का, लड़ाई झगड़े का और ताकत से काम निकालने का ग्रह होता है। ऊर्जा से काम निकालना चाहता है। उसके अंदर समझ वो शक्ति तो है नहीं, इसीलिए तो सेनापति बनाया गया, सेनापति का दर्जा दिया गया। हम्म। क्यों? क्योंकि सेनापति को सिर्फ आदेश चाहिए होता है कि आक्रमण करो और बस, ना आगे देखना है ना नहीं, पीछे जैसे देखना है, अगर हम उसे यहाँ पे सिर्फ। बोले कि मंगल उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब चाहे एक होता है ना, जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो वो हम्म। सेटल करने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्थ हाउस को ठीक करने के लिए कुछ करना चाह रहा है, अपने नहीं, एग्रेशन को यूज बिल्कुल करेगा। यहाँ पर, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, वो ठीक नहीं कर रहा बल्कि और बिगाड़ रहा है। उसको वैसे अच्छा। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जब पूछा है तो मैं बता देता हूँ। चूंकि मंगल या हम्म। मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है और मंगल उसे देख रहा है, तो आपने सुना होगा कि हम्म। शनि यहाँ पर छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, और हाँ इस लग्न के लिए कहीं ना कहीं अ, अच्छा ग्रह नहीं माना जाता शनि, हाँ, क्योंकि एक तो वीडियो है। सूर्य शनि में वैसे ही नहीं बनती। तो शनि जहां पर भी जाएगा वहां समस्याएं ही क्रिएट करेगा, उस पर भी मंगल की दृष्टि। बिल्कुल। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ, मंगल चौथे भाव में जो राशि आई, उस राशि से हम माँ का विचार करते हैं। जो चौथे भाव से हम माता का विचार करते हैं, और शनि इस पत्रिका में सप्तम अधिपति है, मतलब जीवन साथी का स्वामी बना।
तो जातिका की माता का प्रभाव उसके जीवन साथी पर जरूर कह सकते हैं हम, बिल्कुल। कि जातिका की माता ने उसके जीवन साथी पर अपना प्रभाव जमाने के लिए जरूर प्रयास किया होगा। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि है। यस यस। अब जीवन साथी यहां पर मंगल को नहीं देख रहा, जो शनि है उसकी कहीं से भी दृष्टि या किसी भी प्रकार का संबंध मंगल से हो नहीं पा रहा। तो इसका मतलब जो जातक के जीवन साथी है वो हाँ बिल्कुल। उनकी सासू माता पर प्रभाव नहीं बना पाएगा, जबकि उनकी सासू माता प्रभाव बना लेंगी क्योंकि वो अष्टम दृष्टि से देख रहा है। और दूसरा, अष्टम दृष्टि आठवीं दृष्टि मृत्यु की दृष्टि कही जाती है। नुकसान, चिंता, भय, परेशानी, इसकी दृष्टि मानी जाती है। दृष्टि 5, 9 ये शुभ मानी जाती है, आठवीं दृष्टि वैसे ही खराब होती है। तो अष्टम दृष्टि से मंगल वहां पर दुख, चिंता और परेशानी ही देगा, चाहे भले ही वो अपना खुद का घर हो। अब यदि ओके हाँ, एक्सपेक्ट अच्छा ही नहीं है। जी। नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गई। दृष्टि वाली बात। 4th हाउस आ गया। अब अगर हम शुक्र से चौथे ग्रह की चौथे भाव की स्थिति देखें, कि भाई पत्रिका से तो हमने देख लिया कि लग्न के अनुसार जातिका जो है बहुत ही एग्रेसिव और अहंकारी स्वभाव। दूसरे भाव से भी हमने विचार कर लिया कि भाई क्रूर वाणी रही होगी। और तीसरे उससे अगर हम चौथे भाव से बात करें तो वहां से भी हमने देख लिया कि घर में अशांति का या परेशानियों का, समस्याओं का माहौल रहा होगा। अब हम बात करते हैं कारक ग्रह शुक्र की, कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभी तक तो हमने विवाह से लगभग पहले की बात करी, लग्न पत्रिका से, कि भाई जातिका का स्वभाव, व्यवहार और उसके घर की समस्याएं किस प्रकार होंगी। अब हम बात करते हैं विवाह की। तो विवाह के लिए सबसे पहले हम शुक्र को देखेंगे। तो शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में है, लेकिन छठे भाव में। अब शुक्र को भी यदि हम गौर से देखें तो शुक्र यहाँ पर किसके नक्षत्र में आया? तो सूर्य के नक्षत्र में आया, जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। 1 डिग्री का बैठा हुआ है, सप्तम भाव से 12वें बैठा हुआ है। तो शुक्र की स्थिति कहीं से भी सप्तम भाव से अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तम से 12वें बैठने का मतलब है अपने सप्तम के व्यय में बैठा हुआ है। ठीक है, आवाज आ रही है सप्तम आप का लोगों को? व्यय मतलब किस तरीके का होगा, कुछ बता सप्तम का पाओगे आप? व्यय होगा, हाँ बिल्कुल। अगर हम 7वें भाव से आगे गिने सूर्य की स्थिति को, तो शुक्र की स्थिति को, तो 7वें भाव से शुक्र जाकर के उससे पिछले ही बैठा हुआ है, मतलब 12वें हाँ नहीं स्थान नहीं, में वो मेरे बैठा को समझ हुआ है। में आ गया कि 12th कैसे काउंट हुआ है। लेकिन मतलब हम्म। क्या मतलब सप्तम से 12 मतलब कैसे व्यय होगा, मतलब वो एग्जाम्पल मुझे चाहिए लाइन मैं की, मैं कैसे मैं उसकी मैं हानि मैं होगी। बताता हूँ। मान के चलो, हाँ इसी पत्रिका में सिंह लग्न में सूर्य यदि 4 नंबर राशि में बैठा हो, तो वो अपने लग्न भाव से कहाँ बैठा हुआ है? 12th। 12th बैठा हुआ है ना। तो अपने से 12वें गया। हम्म। अपने से 12वें मतलब 12th। नुकसान वाले भाव में गया है, व्यय वाले भाव में गया है। तो कहीं ना कहीं लग्न से संबंधित समस्याओं पर वो व्यय कराएगा और परेशानियां देगा। यही हम फलित करेंगे। तो ठीक हाँ इसी बिल्कुल। तरीके से शुक्र जो कारक होता है विवाह का, सप्तम भाव जिससे हम विवाह देखते हैं, वो उस भाव से 12वें गया है, वहां जाकर के बैठा है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं, परेशानियां और फिजूल के खर्चे देगा। खर्चे कौन से देगा? तो छठे भाव से हम किन खर्चों का आकलन करते हैं? कोर्ट हो गया, कचहरी बीमारियों हो का। गया, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, इन सब के बारे में विचार करते हैं, उस पर व्यय की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 12वें बैठा हुआ है। अगर चंद्र पत्रिका से भी हम बात करें, अ, चंद्र राशि से, तो वहां से भी शुक्र 12वें बैठा हुआ वहाँ है। भी हाँ 12th है, राइट, बिल्कुल तो राइट। इसका मतलब समस्या तो है। भाई लग्न से भी समस्या दिख रही है और चंद्र पत्रिका से भी समस्या दिख रही है। तो वैवाहिक जीवन में समस्या तो आई। चूंकि लग्न पहले हम पहला, दूसरा, चौथा, इससे तो हम जातिका के व्यवहार और उसके
व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर रहे थे। अब चूंकि वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो शुक्र ने हमें बताया कि भाई जब भी इस जातिका का विवाह होगा तो समस्याएं रहेंगी। ये चंद्र पत्रिका से भी दिखाई दिया और लग्न पत्रिका से भी दिखाई दिया। ये अच्छा। फिर मैंने इसके बारे में यहाँ फलित लिखा था, हालांकि ये स्लाइड में आपको पूरी एज इट इज भेज दूंगा, आप पढ़ भी लीजिएगा। अब शुक्र से अगर हम सातवें की बात करें, तो शुक्र से सातवें सिर्फ एक यही कंडीशन है जो इस पूरे चार्ट में मुझे थोड़ी ठीक लगी। मैं नहीं कहूंगा पूरी ठीक लगी, थोड़ी ठीक लगी। क्यों? क्योंकि शुक्र से सातवें यहां पर कर्क राशि आई। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बना, तो इस भाव पर सिर्फ एक क्रूर ग्रह राहु की दृष्टि आई और बृहस्पति की आई। हालांकि राहु भाव चेंज में चेंज हो जाएगा, तो राहु का प्रभाव पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, इतना नहीं रहेगा। नहीं बृह- सुंदर जी, मंगल जी की जी, भी दृष्टि है। हाँ सॉरी, मंगल की भी दृष्टि है, तो ये हाँ हाँ भाव भी पीड़ित हुआ। हालांकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसमें, ये शुक्र की स्थिति थी और शुक्र से सातवें की स्थिति यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि क्रूर ग्रह। लेकिन बचाव का कारण है जी पंचमेश, जी, क्योंकि वो गुरु जो है पंचमेश भी है और चंद्र से एकादशेश भी है, तो वो एकादशेश भी थोड़ा है सा भाव कर बिल्कुल। रहे हैं अब। हाँ। वो थोड़ा सा बिल्कुल बचाव करेगा यहाँ पर। लेकिन चूंकि गुरु खुद एक क्रूर ग्रह से पीड़ित है, गुरु चांडाल योग बना रहा है, भले ही वह हम्म। गुरु स्व राशि का है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा बचाव कर पाएगा। फिर भी देखते हैं। इसके बाद में शुक्र से भी हमें सातवें भाव की स्थिति हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आकर के अमावस्या का हो गया है बिल्कुल मंगल, लगभग। हाँ, भाई अमावस्या का ही है, क्योंकि अमावस्या का 15 ही डिग्री है। का इसका। हाँ हाँ, बिल्कुल, अमावस्या का क्योंकि ही है। सूर्य 14 का है, चंद्रमा 7 का है, अमावस्या का है। तो वैसे भी भाव आधिपति में तो दम है नहीं, भाव की भी स्थिति हम्म। ज्यादा हमें अच्छी लगी नहीं। ठीक है, तो सातवें भाव से हम्म। भी हमें इसकी वैवाहिक स्थिति कुछ खास नहीं लगी। अब यदि मैं बात करूं कि दशम स्थान की स्थिति, तो दशम से यदि देखा जाए, तो यहां पर अगर हम शुक्र से दशम लेते हैं, तो शुक्र की खुद की तुला राशि आई। हम्म। ठीक है, राइट। उस तुला राशि पर भी क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि है, जो कि उसका परम शत्रु है शुक्र का। तो भाव चलित के अनुसार भी राहु जब एक्सिस में 90 पर आएगा, तो वो तुला राशि भी राहु केतु एक्सिस में आ गई। तो इस स्थिति में शुक्र पीड़ित, शुक्र से दूसरा भाव पीड़ित, शुक्र से चौथा भाव खराब, शुक्र से सप्तम भाव की स्थिति हमने देखी वो खराब, और जो राशि विवाह का कारक होती है, जिससे हम विवाह जीवन साथी का विचार करते हैं, वो राशि भी खराब, पीड़ित। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जातिका का वैवाहिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत परेशानियों वाला रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। राइट। हम्म। तो ये सब मैंने इसमें लिखा है। अब यदि मैं इस जातिका के बारे में आपको बताऊं, तो इस जातिका का जब विवाह हुआ था, उसके 6 महीने के अंदर ही उसका डिवोर्स हो गया था। अरे। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी सुनने में आया है कि जातिका किसी भी प्रकार से अपने ससुराल पक्ष में नहीं बनती थी। ससुराल वाले की यह शिकायत हुआ करती थी कि भाई सुनती नहीं है, कुछ कह दो तो इसे लगता है कि मैंने जो कह दिया वही सही है, दूसरे की ना सुनने की प्रवृत्ति। चूंकि चंद्रमा का भी प्रभाव है लग्न पर, तो जब तक नॉर्मल या शांत रहती थी तब तक तो ठीक है, यदि उसको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो अगला पिछला सब बराबर करने वाली की आदत थी। कुछ सोचना नहीं, कुछ कहना नहीं। निष्कपट योग की मैंने बात करी थी यहाँ पर कि चौथे में कपट योग बनता है। तो हाँ, शनि हम्म। ने यहाँ पर कपट योग बनाया, जिससे जातिका के मन में छुपाव या कुछ ऐसी बातें थी जो उसने नहीं बताई थी। हालांकि ऐसी कोई गलत बात थी नहीं, परिवार की ही कुछ बातें थी जो उनके हस्बैंड को बाद में पता चली, जिसकी वजह से काफी घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कपट योग भी सफल हुआ, बताया। ठीक।
अब मैं कुछ दो तीन योग ऐसे बताता हूँ, जैसा कि हमने क्लास में भी पढ़ा था, आप लोगों को शायद याद हो कि चंद्रमा और बुध जब भी एक साथ होते हैं तो कौन सा योग बनता है। मैंने अपने टेस्ट में भी दिया वो था, मेंटली डिस्टर्ब था ना वो कुछ। मैंने योग पूछा है। या तो उसको देखो, विक्षिप्त योग बनता है। हम्म, बनता है, याद नहीं था नाम। हाँ, सही बोल, विक्षिप्त नाम योग सही बोल रहे बनता हो आप। है। हाँ, और इस योग का प्रभाव ये होता है कि जब दोनों का संबंध होता है, परस्पर बहुत नजदीक होते हैं, तो चूंकि बुध बुद्धि का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, अर्थात ऐसी स्थिति में जो मन में आएगा बुद्धि वही करेगी, या जो बुद्धि में आएगा मन में भी वही रहेगा। जहां तक ऐसा अच्छे बुरे की परवाह न करते हुए सिर्फ ये सोचता है कि हाँ मुझे ये करना है। तो इस पत्रिका में भी वो योग सप्तम भाव में बना, जिसने वैवाहिक जीवन को खराब किया। एक बात तो इस पत्रिका में ये इसलिए भी ज्यादा फली हुआ क्योंकि यहाँ पर गणेश इंक्लूड होगी। अगर बिल्कुल। ये लग्न इंक्लूड नहीं होता ना, तो इतना हाँ, प्रभाव नहीं रहता है। नहीं पड़ता। तो ये इस योग ने यहाँ प्रभाव दिया। अब मैं बात करता हूँ बृहद पाराशर हूरा शास्त्र की, जिसमें एक श्लोक कहा गया है कि जब भी एकादशेश और द्वादशेश का युति हो जाए सप्तम भाव में, तो वह ग्रह कलह हम्म दिखाता है। तो